तो अगला क्वेश्चन हमारा था ग्रंथियां पाई जाती है, तो पढ़ लिया हमने। मानव नेत्र के कौन से भाग कैमरे के शटर एवं डायफ्राम की तरह कार्य करते हैं? कैमरे के शटर की तरह तो क्या काम करेगा आपको भी पता है, ठीक है। कैमरे का आगा शटर जो होता है यानी बंद कर दिया जाता है यूज करने के बाद उसे, तो उसे शटर बोलते हैं, ठीक है ना। तो कैमरे की शटर तक तो पलकें आपकी, ठीक है ना, पलकें काम करेगी। और आइरिस जो है वो किसकी तरह काम करेगा? डायफ्राम की तरह। किस प्रकार काम करेगा देखो, ये आपकी जैसे आँख, और ये इसके अंदर आइरिस होता है, और इसके बीच में एक ब्लैक कलर की नज़र आती है, वो होता है प्यूपल। यानी डायफ्राम को जैसे आप घुमाते हो ना, तो वो क्या हो जाता है? खुलता जाता है, खुलता जाता है, मतलब दूर तक की पिक्चर लेने के लिए, नज़दीक फोकस करने के लिए। उसी प्रकार ये है ना आइरिस, ये आइरिस ये भी फोकस करता है, क्योंकि आइरिस के बीच में छिद्र होता है जिसे प्यूपल या पुतली कहा जाता है। ये चौड़ा होगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा? मतलब नज़दीक की वस्तु को देखने में, और ये से धीरे धीरे ये छोटा हो जाएगा, तो ये दूर की वस्तु या नज़दीक की वस्तु देखने में सहायक होता है प्यूपिल। यानी प्रकाश ज़्यादा जाएगा या कम जाएगा, वो कौन डिपेंड करता है? प्यूपिल्स करता है। और प्यूपिल्स के बाहर जो होता है ना, प्यूपिल्स किसका छेद है? पोर है, तो आप कहोगे जो आइरिस का, आइरिस, ठीक है। तो पलकें, एल्ड जिसे बोलते हो आप आइरिस, आइल्ड जिसे बोलते हो ना, वो है पलकें और आइरिस, इनकी तरह काम करता है। कॉर्निया फिल्म की तरह काम करता है। लेंस उत्तल लेंस होता है। कॉर्निया जो दान किया जाता है, ठीक है ना, और ये क्या करता है? रिफ्रैक्शन करने का काम करता है, प्रकाश का अपवर्तन। और 75% अपवर्तन जो यही करता है, 25% लेंस करता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन और बन सकते हैं? मानव नेत्र में कैमरे के शटर की तरह काम करती है पलकें एवं और डायफ्राम आइरिस। आइरिस ब्लैक कलर हो या ब्लू जैसे होता है ना, ये वाली आपकी आँख का भाग होता है जो वाइट के बीच में ब्लैक नज़र आता है या भूरा नज़र आता है, ठीक है, वो किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण। आँखों का रंग किस किस पे डिपेंड करता है? आइरिस पे। आइरिस का रंग किस पे डिपेंड करता है? मेलानिन पिगमेंट पे, ठीक है। और आपका पूरा शरीर का रंग भी मेलानिन पिगमेंट पे ही डिपेंड करता है। क्लियर है बात? उसके बाद आइरिस, डायफ्राम, ये तो ठीक है। कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया भाग, अगर डोनेशन की बात करें, अगर डोनेट आपको करना हो, यानी जिस दिन किसी की मृत्यु होती है उसके बाद डोनेट किया हुआ कौन सा अंग निकाला जाता है? कॉर्निया, ठीक है ना। कॉर्निया एक वेसिकुलर पार्ट होता है जिसके अंदर क्या नहीं होता? जिसके अंदर ब्लड वेजल नहीं होती, ट्रांसपेरेंट होता है टोटली, ठीक है। एक्यूरेस ह्यूमर जो उससे ये न्यूट्रिशन लेता है। आइरिस का बता दिया, आँखों का रंग आइरिस के कारण होता है, ठीक है। लेंस कौन सा होता है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? आँख से आ जाए तो उत्तल लेंस होता है, यानी कॉन्वेक्स लेंस होता है। चित्र कैसा बनता है? रियल व इन्वर्टेड, यानी वास्तविक का उल्टा बनता है, ठीक है। बनता कहाँ पे है चित्र? तो आप कहोगे जी रेटिना पे बनता है। कितने क्वेश्चन हो गए? ठीक है, पूरा देखना है तो आप पूरी वीडियो देखनी है ना, तो आप थ्योरी पढ़ना चाहते हो तो वहाँ पर जाओ वीडियो, ठीक है, चैनल पे जाके वहाँ पर देखो क्या पढ़ाया हुआ है, सारी चीज़ें एक एक चीज़ क्लियर करो। जब रक्त की सांद्रता कमी हो जाती है तो श्वास की गति, यानी ऑक्सीजन की जब कमी हो जाए नहीं हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है ना, तो क्या होगा? तो सांस बढ़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, तो सांस क्या हो जाएगा? तेज़ हो जाएगा, ठीक है, बढ़ जाती है, ठीक है, बढ़ जाती है। घटती बढ़ती इस पे मत जाना, परिवर्तित नहीं होती, कम नहीं हो जाती है, इस पे नहीं, बढ़ जाती है, क्योंकि सांस से ज़्यादा ऑक्सीजन लेनी होगी ना, ये तो सबको ही पता होगा। हमारे शरीर में ऑक्सीजन घट जाएगी तो सांस की बढ़ेगी, ठीक है, ब्रीदिंग जो रेट है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एंट्रोकाइनेज किस एंजाइम की उत्पत्ति करता है? ठीक है, एंट्रोकाइनेज किस एंजाइम, देखो एंट्रोकाइनेज एंजाइम है ना, एक ड्यूडेनम पार्ट होता है, आपने सुना होगा ड्यूडेनम, आंत का, छोटी आंत का भाग होता है जिसे ग्रहणी बोलते हैं हम, ग्रहणी या पक्वाशय बोल देते हैं, वहाँ से निकलता है। और इधर से एक एंजाइम आता है ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन ये लिख रखा देखो, यानी ड्यूडेनम भाग से एक एंजाइम निकलता है एंट्रोकाइनेज, और ये ट्रिप्सिनोजन को क्या करता है? ये एक्टिव फॉर्म में बदलता है, यानी ट्रिप्सिन में बदलने का काम करता है, और ये ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, आगे जाके आपको पता है।
और ट्रिप्सिन कहाँ से है, पैंक्रियाटिक एंजाइम है ये, यानी अग्नाशय से निकलने वाले रस में पाया जाने वाला एंजाइम है ट्रिप्सोनोजन, और इसको किस में बदल देगा, ट्रिप्सिन में बदल देगा। ठीक है, तो ये देव क्या दे रखा है इसने, कहाँ से निकलता है पहले तो ये देख लो, छोटी आंत के पक्वाश्य भाग से, ड्यूडेनम से निकलता है। ठीक है, और ये करता क्या, ट्रिप्सिन को, ट्रिप्सोनोजन को ट्रिप्सिन में बदलने का काम करता है, तो इस पे काम करेगा। इसका आंसर क्या आ गया, उद्दीपित करता है। ठीक है ना, तो बी आ जाएगा। टाइलिन कहाँ से पाया जाता है, यानी इसे सलीवरी एमाइलेज भी बोला जाता है, ये लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। ठीक है, माइलेज लैक्टेज, ठीक है, लैक्टेज छोटी आंत में, माइलेज छोटी आंत में पाया जाता है, लास्ट शतांत्र भाग में। ये लैक्टोज शर्करा जो है उसको बदलने का काम करता है ग्लूकोज में। क्लियर है। हमें थकान महसूस होती है, क्योंकि थकान जब महसूस होगी जब हमारे शरीर में एनर्जी की कमी होगी। एनर्जी की कमी होगी तो इसका मतलब कुछ वैसा हुआ। एनर्जी की कमी कब होगी, जब आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी या ग्लूकोज दोनों में से एक की कमी होगी। ठीक है, तो ज़्यादा मेहनत करने से क्या होगा, ग्लूकोज तो आपने ले ली, लेकिन आप मेहनत ज़्यादा करते हो तो इसका मतलब आप प्रॉपर सांस नहीं ले पाते। सांस नहीं ले पाते तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है काम करते समय। तो काम करते समय ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो ग्लूकोज जो होगा ना, आपकी मसल्स के साथ अभिक्रिया करके ये टूट जाता है लैक्टिक एसिड में। किस में टूट जाता है, लैक्टिक एसिड में। और ये लैक्टिक एसिड पेशियों में जमा हो जाता है। पेशियों में जमा होने के कारण ये क्या है, हमें थकान महसूस होती है, दर्द सा होने लग जाता है, मीठा मीठा, आपको पता भी होगा काम करते हैं ज़्यादा तो वो किसके कारण होता है, लैक्टिक एसिड के कारण होता है। किसके कारण होता है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड बनता कैसे है, ग्लूकोज का बिना ऑक्सीजन के साथ मांसपेशियों में जब इसका विखंडन होता है, ये टूटता है तो, ठीक है ना, टूट जाता है। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन वापस जाती है ना, अब आपने अच्छे से सांस लिया, काफ़ी देर बैठ गए, आप थकान दूर हो जाती है, तो लैक्टिक एसिड फिर क्या हो जाता है, वापस किस में, ग्लूकोज से पायरूवेट में बदल जाता है, और पायरूवेट में बदल कर ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके फिर क्या हो जाता है, एनर्जी देता है। ठीक है ना, तो लैक्टिक एसिड के कारण, यानी ज़्यादा आप काम करते समय ज़्यादा सांस नहीं ले पाते ना, उसके कारण ऑक्सीजन की कमी हो, ऑक्सीजन कमी हो तो हमें एनर्जी तो चाहिए, तो कुछ 2 ATP यहाँ से मिल जाती है। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड जम जाता है हमारी पेशियों में, तो इससे हमें कमजोरी महसूस होती है, थकान महसूस होती है। 2 अणुओं को संयुक्त करने में, यानी 2 मॉलिक्यूल को टुगेदर रखने के अंदर वो कौन सा है, स्टिमुलेट कौन सा करता है, कौन सा एंजाइम है, ये बात कह रहा है। ठीक है, सिंथेटेज, लिख लेना, सिंथेटेजेस। ठीक है, ये एंजाइम है। ये एंजाइम क्या करता है, 2 मॉलिक्यूल जो होते हैं ना उनको इकट्ठा करता है। ठीक है, जैसे ATP है, ठीक है ना, ADP के साथ फिर ATP, CTT, ठीक है, इस प्रकार GTT, तो ये चीज़ों को इकट्ठा करके ये क्या करता है, एनर्जी देता है ATP का यूज़ करके इस प्रकार से। तो लंबा ज़्यादा नहीं जाना है यहाँ पे। लाइपेज वसा का पाचन करता है, लिपिड लाइपेज वसा का पाचन करता है। एनालेज ने एमाइलेज है, ये एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। जाइमेज ईस्ट यानी खमीर में अंदर पाया जाता है। ईस्ट खमीर क्या है, वो एक है कवक है जिसमें पाया जाता है, और वो क्या करता है आगे, फर्मेंटेशन करने के काम आता है जाइमेज। ये ग्लूकोज को एल्कोहल में बदलता है, यानी शराब बनाने के काम आता है ये जाइमेज एंजाइम। ईस्ट में पाया जाता है, ईस्ट यानी खमीर में। बात, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, फीमर जांघ की हड्डी होती है। ठीक है, थाई बोन फीमर, इसे उरो अस्थि भी बोलते हैं, याद रखना, उरो अस्थि। ठीक है, उरो अस्थि जांघ की हड्डी है, फीमर थाई बोन है, सबसे मजबूत भी बोल देते हैं इसे, और ये सबसे बड़ी हड्डी है। स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी है, कान में पाई जाती है। ठीक है, ईयरबोन या स्टेपीज। रेडियल अल्ना हाथ की हड्डी है, दे रखा है ना, रेडियल अल्ना ये हाथ की हड्डी होती है। ठीक है, उपयुक्त ए व बी दोनों गलत। ठीक है, तो स्टेपीज छोटी हड्डी, फीमर बड़ी हड्डी, रेडियल अल्ना दो, ये किस में पाई जाती है, हाथ में पाई जाती है। यानी फिर टीबिया फेबुला के बाद रेडियल का नंबर आता है, रेडियल का नहीं आता, फिर हेमरस का नंबर आता है, उसके बाद रेडियल अल्ना का नंबर। ठीक है, ये कण कहाँ पे पाए जाते हैं, कौन से कण,
निसिल्स कण कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, ये कह रहा है जो आपके निसिल्स ग्रेन्यूल है, ग्रेन्यूल का मतलब कण, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं आपके जो, ठीक है, मस्तिष्क कोशिकाओं में, तंत्रिका कोशिकाओं में। यार इसने मतलब ये दो चीज़ दी है ना, ये कंफ्यूज करने वाली बात है, लेकिन आप तंत्रिका कोशिका याद करो, ठीक है। तंत्रिका कोशिका का देखो इस प्रकार से डेंड्रोइट होता है, इस प्रकार से सेल बॉडी होती है, ये सेल बॉडी है मान लो, और ये एक्सोन होता है, नीचे एक्सोन टर्मिनल होता है। तो इसके अंदर एक केंद्रक होता है, और यहाँ पर क्या होते हैं, इस केंद्रक के चारों ओर ग्रेन्यूल पड़े होते हैं, जिसे नेजल ग्रेन्यूल कहा जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ हो गया, तंत्रिका की कोशिकाओं में पाया जाता है निजल्स कण। और ये करते क्या है, जैसे गोल्जी बॉडी नहीं होता, ठीक है, गोल्जी का है, और एक क्या होता है, ईआर रेक्टिकुलन की तरह काम करते हैं, ठीक है ना, गोल्जी का है और ईआर रेक्टिकुलन, ये मतलब सिंथेसिस करने का काम करते हैं, प्रोटीन या मॉलिक्यूल जो उसका निर्माण करने का काम करते हैं, उसको प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, ये मान लो, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं, तंत्रिका कोशिका, यानी तंत्रिका कोशिका का नाम क्या है, न्यूरॉन है, न्यूरॉन। और न्यूरॉन वो कोशिका है जिसमें सबसे कम रीजनरेशन की पावर पाई जाती है, यानी पुनर्विधन की क्षमता सबसे कम पाई जाती है, ठीक है। और न्यूरॉन हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका भी है, और न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की इकाई भी है, ठीक है। और न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र का अध्ययन भी है, ठीक है। यहाँ से और क्वेश्चन याद करने चाहो तो यकृत में कोशिका हेप्टोसाइट पाई जाती है, हृदय में, ठीक है, कार्डियोसाइट, मस्तिष्क में वही है, मस्तिष्क में न्यूरॉन ही पाए जाते हैं, कुछ और भी पाई जाती है जो आपको याद नहीं। चेहरे में अस्थियाँ होती है, चेहरा, च से चेहरा, च से 14, चेहरे में कितनी अस्थियाँ होती है, 14 अस्थियाँ होती है, ठीक है ना। चेहरे में कितनी अस्थियाँ होती है, 14 अस्थियाँ होती है, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है नहीं। शरीर में छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेपी, गलत लिख रखा ना, स्टेपस, स्टेपीज लिख लो यहाँ पे, स्टेपीज, ठीक है। कान में पाई जाती है, सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है, कान में पाई जाती है। स्टेपीज हड्डी किस में सहायता करती है, स्टेपीज, ठीक है, सुनने में सहायता करती है। कान के अंदर कितनी हड्डियाँ पाई जाती है, 3 हड्डियाँ पाई जाती है, दोनों कानों के अंदर 6 हड्डियाँ पाई जाती है, एक कान में 3 हड्डी, दूसरे कान में 6 हड्डी, ठीक है, याद कर लेना। स्तनधारियों सिबिसिस ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है, सिबिसिस ग्रंथियाँ क्या होती है ये पता होना चाहिए आपको। सिबिसिस ग्रंथियाँ होती है, तेलीय ग्रंथियों को कहा जाता है, ठीक है ना, ऑयली ग्लैंड जो होती है उनको। और ये काम क्या करती है ये भी पता होना चाहिए। हमारे शरीर में अगर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फैट हो जाती है ना, यानी ज़्यादा फैट हो जाती है, वसा ज़्यादा हो जाती है, स्टेरॉइड हो गया जैसे, और हमारे शरीर में वैक्स हो गया, जो फालतू के हैं, जो जिस रूप में फैट जिस रूप में भी है फालतू का, उसको बाहर निकालने का काम करती है। यानी सिबिसिस ग्रंथियाँ करती क्या है, तो फैट बाहर निकालती है एक्स्ट्रा, ठीक है ना। जब भी आपने गर्मियों में देखा होगा, गर्मी आती है ना तो हमारे चेहरे पे सबसे ज़्यादा तेलीय ग्रंथियाँ पाई जाती है चेहरे पे, ठीक है। चेहरे पे क्या आ जाता है, तेल वगैरह सा आ जाता है, हम सोचते हैं तेलीय त्वचा होगी, ऑयली स्किन होगी, तो वो किसके कारण होती है, सिबिसिस ग्लैंड के कारण, ठीक है। और ये ग्लैंड कहाँ नहीं पाई जाती, होठों पे नहीं पाई जाती, न पसीने की ग्रंथियाँ पाई जाती और न वहाँ पाई जाती। तो इस ग्लैंड के कारण क्या होता है, जब भी आप दौड़ लगाते हो तो पसीना बहाना चाहिए, पसीने से क्या निकल जाता है, फैट घट जाता है, डॉक्टर वगैरह कहते हैं, तो उसका कारण है सिबिसिस ग्रंथियाँ, ठीक है ना। यानी जब आप जाओगे तो ज़्यादा हीट होगी, हीट होने के कारण शरीर के अंदर जो एडिपोज टिश्यू टूटेंगे, वो फैटी एसिड में बदल जाएंगे। फैटी एसिड को ये क्या करेगी, सिबिसिस ग्रंथियाँ बाहर निकाल देगी पसीने के साथ, ठीक है। तो सिबिसिस ग्रंथियों का काम क्या है, वसा, एक्स्ट्रा वसा को बाहर निकालना, यानी इसका नाम दूसरा क्या है, तेलीय ग्रंथियाँ। तो ये कहाँ पाई जाती है, तो अभी इसके अंदर 2 ऑप्शन चरम आ गए, आपको पता चल गया, स्किन में पाई जाती है। स्किन की 3 लेयर होती है, ऊपर वाली को बोलते हैं एपिडर्मिस, बीच वाली को बोलते हैं डर्मिस, और लास्ट वाली को हाइपोडर्मिस या फैटी लेयर भी बोल देते हैं, हाइपोडर्मिस, ठीक है। यानी ये जो सिबिसिस ग्रंथियाँ पूछ ले आपसे,
या आपको पसीने की ग्रंथियाँ, श्वेत ग्रंथियाँ जिसे बोलते हैं, या स्वेट ग्लैंड पूछ ले आपसे, तो वो एपिडर्मिस में पाई जाती है, याद रखना। यानी वो किस में पाई जाती है? अधिचर्म, ऊपर वाली त्वचा की परत में। ठीक है। और बालों की जड़ जो होती है ना, वो किस में पाई जाती है? वो ड्रमिस में पाई जाती है। हाइपोड्रमिस में फैट होता है, फैट एडिपोज टिश्यू की लेयर होती है, ठीक है ना, हाइपोड्रमिस में। तो एपिडर्मिस, ठीक है। डर्मेटोलॉजी, ड्रम शब्द जहाँ पे भी लिखा मिल जाए, आप कभी भी स्किन वगैरह की प्रॉब्लम होती है तो उस पर एक शब्द लिखा मिलता है ड्रम। तो ड्रम शब्द कोई भी हो ना, तो ड्रम शब्द किससे रिलेटेड है? स्किन से, ये भी याद कर लेना। यानी वो स्किन से रिलेटेड कोई ना कोई दवा होगी, ठीक है। और डर्मोटोलॉजी किसका अध्ययन हो गया? स्किन का, चमड़ी का अध्ययन है डर्मोटोलॉजी, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या होगा? अधिचर्म यानी एपिडर्मिस। चर्म को बोलते हैं डर्मिस, ठीक है। अमाशय की उपकला में गलत है, आंत की उपकला में गलत है, ठीक है। तो स्तनधारियों में कहाँ पाई जाती है? कुफर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? कुफर कोशिकाएं ब्लड के यकृत के अंदर पाई जाती है। कुफर ये क्या है? फेगोसाइड की तरह काम करती है, यानी हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करती है, ठीक है। जो पैथोजन होते हैं ना, बाहर से आए हैं बेचारे, रोग फैलाने का काम करेंगे, बायोलॉजिकल जो, ठीक है, पैथोजन है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, इनको नष्ट करने का काम करती है कुफर कोशिकाएं। कौन करती है? कुफर कोशिकाएं, ठीक है। कुपर सेल जो होते हैं, फेगोसाइट, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ये आपके यकृत, लीवर या जिगर कहते हैं इसे, यानी यकृत में पाए जाते हैं। इसे लीवर भी कहा जाता है, इसे जिगर भी कहा जाता है। क्लियर है? मानव का हृदय कितनी बार धड़कता है? यानी मनुष्य का हृदय एक बार में नहीं, 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? क्वेश्चन गलत हो जाते हैं टाइप करते समय। 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, 72, ठीक है ना। 74 भी हो सकता है, किसी का 70 भी हो सकता है, 75 भी हो सकता है, किसी का 68, 69 ये भी हो सकता है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली गई है, यानी एवरेज वैल्यू ली गई है 72, ठीक है ना। ये नहीं आपका 74 बार धड़क रहा है तो प्रॉब्लम है कोई, या 70 बार धड़क रहा है प्रॉब्लम है। सभी का मतलब आगे पीछे रहता है, एग्जैक्ट 72 किसी की नहीं रहती होगी, लेकिन अप्रोक्सीमेट यानी औसतन वैल्यू ली गई है सभी को निकाल के, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले भ्रूण का हृदय कितनी बार धड़कता है? 150 बार। बचपन में हृदय आपका 100 बार, ठीक है। अडल्ट का यानी वयस्क का 72 बार, और जब आप बूढ़े हो जाते हो तो 100 बार। यानी जितना हृदय आपका कितना धड़क रहा था बचपन में, 100 बार धड़क रहा था। भ्रूण का 150 इमरजेंसी में 200 तक जा सकता है। और आपकी उम्र 55 हो गई तो भी, और जब आप बचपन में थे तो भी 100 बार धड़कता है। बीच में एक बार बेहतर धड़कना शुरू करता है, मान लो आप वयस्क जवान हो तब। यानी 55 की उम्र और बचपन में एक जैसा धड़कता है। कहते हैं ना, मतलब बूढ़े का दिमाग जो होता है वो कैसा हो जाता है? बच्चे जैसा हो जाता है। तो उसका यानी दिल बचपन का, उम्र 55 की, इसलिए कहा जाता है क्योंकि हृदय जो बचपन में धड़कता था ना, उतना ही 55 की उम्र में धड़कना शुरू कर देता है। क्लियर है ना? तो हार्ट बीट आपको पता चली, ठीक है। हार्ट बीट। मनुष्य के हड्डियों की संख्या कुल कितनी होती है? 206 होती है, और बचपन में 300 प्लस होती है आपकी, 300 प्लस होती है। किसी में 360 है, किसी में अलग अलग प्रकार के, 300 प्लस लिख लो आप, बस बहुत है, ठीक है। 360 भी है, 345, 50, अलग अलग बच्चों में अलग अलग पाई जाती है, ठीक है। तो 206 हड्डियाँ होती हैं। स्तनधारियों की आरबीसी पहले भी क्वेश्चन आ सका है, 100 से 120 दिन होता है। स्तनधारियों की त्वचा में वसा पाई जाती है, तो वसा किस में पाई जाती है? देखो, चर्म के नीचे, अधिचर्म में, चर्म में, पेशियों में। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन बड़ी ऐसा फिर बता देता हूँ मैंने कहा था 1, 2, 3 लेयर होती हैं, ठीक है ना। ऊपर वाली लेयर को अधिचर्म, और इस लेयर को चर्म, यानी इस लेयर को चर्म, ठीक है। और इस चर्म के नीचे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था भी फैटी एडिपोज टिश्यू, यानी फैटी टिश्यू पाए जाते हैं, यानी उसे क्या बोलते हैं? वसीय उत्तक, यानी वसा, वसा ही पूछा है ना। तो किसके नीचे हो गई? एपिड्रम, और ड्रम के नीचे क्या हो गई? वसा हो गई। तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए?
अधिचरम में नहीं पाई जाती, चरम में भी नहीं पाई जाती, लेकिन चरम के नीचे वाली लेयर है उसे फैटी लेयर या एडिपोज टिश्यू लेयर भी कहा जाता है, तो उसे चरम के नीचे पाई जाती है। ठीक है, हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंटों। शरीर की तंत्रिका कोशिकाओं का निर्माण किस भ्रूणीय स्तर से होता है? देखो, तंत्रिका यानी नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं, और मैंने ये पढ़ाया भी है नर्वस सिस्टम, यानी 3 लेयर होती है। जब भ्रूण मतलब 7 से 8 दिन का हो जाता है, फर्टिलाइजेशन के 7-8 दिन के बाद क्या होता है, जैसे ही 7-8 दिन होते हैं तो क्या होता है, ठीक है, अरे भूल गया मैं, तीन जर्म लेयर का निर्माण होता है। ठीक है, अरे एपी हाइपोथा तो यार वो क्या था, ये मान लो 8 दिन होते हैं ना, तो वहाँ पे जर्म लेयर होती है, यानी जनन परत होती है, उनका निर्माण होता है 3 जर्म लेयर का। ठीक है, एपिड्रम, मेसोड्रम और एक्टोड्रम, मेसोड्रम, एंडोड्रम। एक्टोड्रम ऊपर वाली होती है, मेसोड्रम बीच वाली होती है, और नीचे वाली एंडोड्रम होती है। यानी तीनों परत क्या करेगी, पूरे के पूरे शरीर का निर्माण करेगी। ठीक है, इन लेयर को या इनके सेल को क्या बोला जाता है, प्लूरिपोटेंट कहा जाता है। ठीक है, प्लूरिपोटेंट। और अलग अलग को बोला जाए तो इनकी मतलब मल्टीपोटेंट सेल कहा जाता है, मतलब एक जैसे ही अंगों का ये निर्माण करेगी। एक्टोड्रम से निर्माण होगी वो अंग कोशिकाएं जो एक दूसरे से मेल खाती होगी। ठीक है, तो जर्म लेयर होती है 3, एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मेसोड्रम। ये इंडो है, इंडो देखो, इंडो, एंडोड्रम कह दो ऐसे। तो तंत्रिका तंत्र होता है ना, वो निर्माण करता है एक्टोड्रम। ठीक है, नर्वस सिस्टम का निर्माण कौन करता है, एक्टोड्रम करता है। पूरा का पूरा तंत्रिका तंत्र एक्टोड्रम से बनता है। ठीक है, मेसोड्रम से बहुत कुछ बनता है, जो चीज़ हमने पढ़ चुके हैं अभी, तो यहाँ टाइम खराब करने का फ़ायदा नहीं है। मेसोड्रम से कनेक्टिव टिश्यू से बना है ना, वैसे उत्तक उनसे बना है, तो उनसे होता है। मेसोड्रम से ब्लड बनता है, लसिका बनती है। क्लियर है। जीवित कोशिका जल की मात्रा कितनी होती है, तो 70 से 80% होती है। ठीक है, प्रोटीन में आवश्यक रूप से होते हैं, इसमें कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है। ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये ए ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। उसके साथ में सल्फर भी हो सकता है, मैग्नीशियम भी हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन बेसिक जो है ना प्रोटीन का स्ट्रक्चर, उसके अंदर अमीनो एसिड, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, और नाइट्रोजन होने के कारण ही, यानी प्रोटीन के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन। तो प्रोटीन किससे बना होता है, अमीनो एसिड से बना होता है। अमीनो एसिड के अंदर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन पाया जाता है। और जब ये टूटता है ना, इसका ब्रेकडाउन होता है, तो नाइट्रोजन का हमारे शरीर में कोई खास काम होता नहीं है, तो इसको बाहर किसके रूप में निकाला जाता है, तो NH3 अमोनिया। ठीक है, और फिर इसके बाद अमोनिया को यूरिया में बदल दिया जाता है। ठीक है ना, तो यूरिया के रूप में जो प्रोटीन का मेटाबॉलिक वेस्ट है ना, उसको बाहर निकाला जाता है, याद कर लेना। तो क्या होता है इसमें, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। क्लियर है। भ्रूण में परिसंचरण तंत्र व लसिका तंत्र का निर्माण किस स्तर से होता है? भ्रूण में तो आपको थोड़ी देर पहले भी बताया होगा। ठीक है, मैंने कहा होगा कनेक्टिव टिश्यू जितने भी है ना, उनका निर्माण मेसोड्रम से होता है। कनेक्टिव टिश्यू यानी कौन से कनेक्टिव, यानी यार कनेक्टिव टिश्यू संयुक्त ऊतक बोलते हैं क्या, कनेक्टिव संयोजी ऊतक। ठीक है ना, संयोजी ऊतक जो होते हैं ना, उनका निर्माण मेसोड्रम से होता है। ठीक है, तो लसिका, भ्रूण में परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, लसिका यानी लिम्फ सिस्टम, उनका निर्माण, जैसे ब्लड का निर्माण हो गया, तो उनका निर्माण मेसोड्रम से होता है। ठीक है ना, और आपके हार्ट का निर्माण भी, ब्लड वेजल्स का निर्माण भी, लिम्फ वेजल का निर्माण, इनसे सब का भी किसके द्वारा होता है, इससे होता है। ठीक है, ब्लास्टुला क्या है, ब्लास्टुला क्या होता है, जब 32 कोशिकाएं हो जाती है ना, फर्टिलाइजेशन के बाद एक कोशिका होगी, मान लो स्पर्म ओवम जुड़ गए, उसे तो जाइगोट बोला जाता है। ठीक है, और फिर ये 4 से जब, ठीक है, 8 से 16 हो जाती है, तब इसे मोरूला बोला जाता है, और 32 हो जाती है तब इसे क्या बोला जाता है, ब्लास्टुला। ठीक है, और 32 के बाद फिर एक के नाम जो होता है ना, गेस्टेशन, आप सुनना होगा आपने। ठीक है ना, तो गेस्टेशन जब शुरू हो जाता है, गेस्टेशन शुरू का मतलब क्या है, जब तीनों लेयर बन जाती है, एक्टोड्रम, मेसोड्रम और एंडोड्रम लेयर जब बनती है, तो उस स्टेज में भ्रूण को बोला जाता है गेस्टुला।
क्या बोला जाता है, ग्रेस्टुला। ठीक है, तो याद कर लेना। तो मेसोड्रम क्लियर हुई आपकी बात। भ्रूण परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड आ गया आपका, रक्त जो हो गया वो आ गया, और उसके बाद है उसमें रक्त वाहिकाएं आ गई, हृदय आ गया आपका। ठीक है, WBC, RBC, प्लेटलेट्स ये आ गए सारे के सारे। तो इनका और लसिका में लसिका गांठ, लिम्फ नोड आ गए, और लिम्फ वेजल यानी लिम्फ वाहिका आ गई। ठीक है, तो इनका निर्माण मेसोड्रम से होता है। क्लियर है। बाकी आप पढ़ लेना, वहाँ पे जाके पढ़ोगे सब पता चल जाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत खतरनाक बनाई गई है। चमड़ा, चमड़ा किससे उत्पन्न होता है? ठीक है ना, स्तनधारियों की स्किन से। तो याद कर लो, अधिचर्म, एपिडर्म, ऊपर वाली चीज़ क्या बनाती है? चमड़ा बनाती है। ठीक है, पूरी त्वचा से नहीं बनता, क्योंकि फैट को तो बाहर निकाल के सुखा दिया जाता है, सीपेशियस ग्रंथियाँ भी नहीं बनाती। ठीक है, इनको नष्ट कर दिया जाता है किसी न किसी तरीके से, और क्या बचाया जाता है? अधिचर्म यानी एपिडर्मिस बचाया जाता है। तो एपिडर्मिस से चमड़ा बनता है, जिससे जूते वगैरह बनते हैं। स्तनधारियों को मतलब आदमी की चमड़ी से नहीं है, स्तनधारी और भी तो है ना, ऊँट भी है। ठीक है, और जैसे इनको काट लिया जाता है, भेड़ हो गई, भेड़ की खाल जिसे बोलते हो, बकरे की खाल हो गई, ये खाल जो हो गई वो एपिडर्मिस है। ठीक है, प्रोटीन की इकाई क्या है? प्रोटीन की इकाई क्या है? अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल होती है। ठीक है ना, और वसीय अम्ल किसकी इकाई है? वसीय अम्ल, वसीय अम्ल फैट यानी वसा की, ग्लिसरॉय, ग्लिसरॉय और वसा से अम्ल से मिलकर क्या बनता है? वसीय अम्ल वसा फैट बनता है। क्लियर है क्या? तो ग्लूकोज किसकी इकाई है? कार्बोहाइड्रेट की, याद रखना। वसीय अम्ल वसा की, अमीनो एसिड प्रोटीन की, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट की, और ग्लिसरॉय, और ये ग्लिसरॉय जब इसके साथ मिलता है तो किसका निर्माण होता है? फैट का निर्माण होता है। ठीक है, किस विटामिन की कमी से जनन क्षीण हो जाता है? यानी आपकी रिप्रोडक्टिव पावर है ना, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है ना, रिप्रोडक्टिव पावर क्या होती है? डिक्रीज करना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। तो आपने सुना होगा बांझपन, बांझपन रोग भी किसके कारण आ जाता है? विटामिन ई के कारण। बाल भी झड़ जाते हैं इससे। ठीक है ना, इसे सुंदरता का विटामिन बी कहा जाता है। ठीक है, ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। स्किन वगैरह के लिए भी हेल्पफुल होता है। ठीक है, शैम्पू वगैरह बालों के लिए भी हेल्पफुल होता है, ये देखा होगा आपने, शैम्पू वगैरह में मिलता है। ठीक है, बाल भी अच्छे हैं, बाल भी झड़ने शुरू हो जाते हैं अगर विटामिन ए की कमी हो जाए। जनन क्षमता में कमी हो जाती है, क्योंकि ये पुरुष में तो स्पर्म का निर्माण करने में सहायक होता है, और मादा में ओवम के निर्माण करने में सहायक होता है। कौन सा? विटामिन ई। ठीक है, विटामिन ई, विटामिन शुक्राणु और अंडाणु के निर्माण करने में सहायक है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेराल है। इसका रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेराल। तो जनन क्षमता, रिप्रोडक्टिव पावर जो है ना, वो कम हो जाती है, यानी स्टेरिलिटी आ जाती है। क्या हो जाता है? स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब होता है भांजपन। ठीक है, विटामिन ए की कमी से होता है। निम्नलिखित में सम्मिलित कीजिए। लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ब्यूटाइक अम्ल। ब्यूटायरिक अम्ल है ना, वो तो पाया जाता है दुर्गंध, मतलब बदबू मार रहे हो मक्खन के अंदर पाया जाता है। ठीक है, सिट्रिक अम्ल सिरके के अंदर पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल दूध के अंदर पाया जाता है, और एसिटिक नींबू के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो आप देख लेना लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है? लैक्टिक शब्द हमेशा दूध से संबंधित है। ठीक है ना, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टोज शर्करा, ठीक है, लैक्टोमीटर, समझ में आई बात? लैक्टोज शर्करा, लैक्टोमीटर, ठीक है, लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध से संबंधित है। तो ये हो गया। एसिटिक एसिड जो है नींबू के अंदर खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल जो है वो सिरके के अंदर पाया जाता है। ठीक है ना, सिरका, और सिरका किससे बनता है? जामुन से बनता है शायद। ब्यूटाइक अम्ल दुर्गंधपूर्ण, इसमें पाया जाता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है भाई? मधुमेह हो जाता है। मधुमेह किसकी कमी से होता है? डायबिटीज मेलाइटिस होता है। ठीक है ना, एक डायबिटीज इंसिपिडस होता है, वो अलग होता है। वो किसकी? एडीएस हार्मोन जो होता है, एंटीडियूटिक हार्मोन की कमी से होता है। पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है, जिसमें मूत्र बार बार आता है, ब्योड़े लोगों को हो जाता है, ड्रिंकर डिजीज बोलते हैं जिसको, वो क्या है? डायबिटीज इंसिपिडस है। लेकिन डायबिटीज मेलाइटिस किसकी वजह से होता है? डायबिटीज मेलाइटिस ए, डायबिटीज मेलाइटिस बी, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ए जो होता है ना, वो तो होता है
इंसुलिन की कमी से, और बी होता है अनुवांशिक होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। तो ए, ये किसकी कमी के कारण होता है? मधुमेह, इंसुलिन की कमी के कारण। और अधिकता से पूछे तो ग्लूकोज की अधिकता से हो जाता है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ग्लूकोज के कारण भी क्या हो सकता है? मधुमेह हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इंसुलिन की मात्रा घटेगी तो ऑटोमेटिक ग्लूकोज की मात्रा रक्त में बढ़ जाएगी, और रक्त की मात्रा बढ़े यानी मधु मतलब मीठा में, ठीक है ना, मधु मतलब मीठा, यानी शरीर मीठा हो जाएगा तो उसे मधुमेह बोलते हैं। क्लियर हुई बात? क्या इंसुलिन के टिक्के लगते हैं। मस्तिष्क ज्वर, ठीक है, छोड़ो इस बात को। तो यकृत शोध, यकृत शोध का मतलब यकृत खत्म हो जाता है, जिसे हम फैटी लीवर या क्या बोलते हैं, यकृत शोध को, या हाँ लीवर फेलियर, ठीक है। और पीलिया, पीलिया क्या होता है? जॉन्डिस, पीलिया जॉन्डिस को बोलते हैं। और जॉन्डिस का मतलब है ये जब ज़्यादा हो जाता है, जब हमारे शरीर के अंदर बिलिरुबिन यानी बिलिरुबिन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना, जो पीले रंग का, जिसमें पीलिया में नाखून पीले हो जाते हैं, आंखें पीली दिखाई देती हैं, क्योंकि ब्लड के अंदर किसकी मात्रा बढ़ जाती है? बिलिरुबिन की। तो पीलिया होता है वो जॉन्डिस, ठीक है। और लीवर को इफेक्ट करता है, याद रखना, लीवर को इफेक्ट करता है। मम्स नामक रोग किसको प्रभावित करता है? मम्स, गलफड़ जिसे बोलते हो आप, गलफड़ नहीं, कनफड़, कनफड़ जिसे बोलते हो, यानी कान के नीचे जो ग्रंथियां कौन सी होती है? लार ग्रंथियां। तो कान के नीचे होता है ये, कान के नीचे का भाग सूज कर मोटा हो जाता है, ये 3-4 दिनों में अपने आप ठीक हो जाता है। और इसमें MMR का टिक्का भी लगता है, मम्स मिजाल्स रूबेला नामक टिक्का भी लगता है इसके अंदर, ठीक है। तो MMR का टिक्का पहले लगा होता है आपके शोल्डर पे, देखना, ठीक है, निशान जो होगा MMR का। तो वो लार ग्रंथियों को प्रभावित करती है, कान के नीचे जो ग्रंथियाँ हैं लार ग्रंथियाँ होती है, ठीक है। लार ग्रंथि अच्छा होती है दो, एक कान के, एक इधर कान के नीचे, एक इधर कान के नीचे, और 2 सब मैंडिबुलर होती है और सब लिंगुअल होती है, ठीक है। और 2 कहाँ होती है? कान के नीचे, ठीक है। तो किसको प्रभावित करती हैं? इसको। यकृत को रोग प्रभावित करने वाले बहुत हैं, सिरोसिस, सिंड्रोसिस, हेपेटाइटिस, पीलिया वगैरह, ठीक है। निम्नलिखित में सुम्मिलित मलेरिया, फाइलेरिया, एनसीफलाइटिस, ल्यूकेमिया। देखो ल्यूकेमिया क्या है, पहले तो ये देख लो। ल्यूकेमिया को ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। देखो ऑप्शन 5 दे रखे हैं सामने और पूछे 4 ही हैं, तो एक ना एक तो निकलेगा कहीं ना कहीं से। तो याद करो आप इसको, यानी जो है क्या है, मलेरिया किसको प्रभावित करता है? तो ये करता है आरबीसी को, ठीक है। प्लाज्मोडियम नामक क्या होता है इसके अंदर? प्लाज्मा जो है, सॉरी, प्रोटोजोआ जो होता है, ठीक है, मादा एनाफिलीज के काटने से होता है। मादा एनाफिलीज जब काटेगी ना तो वो प्लाज्मोडियम को छोड़ देगी। उसका सर्कल लंबा होता है थोड़ा सा, वो नहीं करना अभी, आधा सर्कल वो आदमी के ब्लड में करता है, आधा, ठीक है, उसके अंदर। और मलेरिया तो वो किसको प्रभावित करता है? रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है, ठीक है। अब ल्यूकेमिया किसको प्रभावित करता है? दोनों चीज़ याद है तो क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ल्यूकेमिया प्रभावित करता है, ल्यूकेमिया किसको प्रभावित करता है? ये करता है बोन मेरो अस्थि को, यानी बोन मेरो अस्थि मज्जा, ठीक है। इसके अंदर अगर WBC दी होती है ना तो द बेस्ट आंसर था इसका, ठीक है ना। अब नहीं मिले बोन मेरो पे जाना पड़ेगा हमें, WBC को प्रभावित करता है। देखा, बोन मेरो को प्रभावित करेगा तभी तो WBC की संख्या बढ़ेगी। अगर WBC की संख्या बढ़ जाती है तो उसे क्या बोला जाता है? ल्यूकेमिया बोला जाता है, जिसे ब्लड कैंसर के नाम से भी जानते हैं, रक्त कैंसर के नाम से, ठीक है। और ये फाइलेरिया जो है, फाइलेरिया किसको प्रभावित करता है? ये लसिका ग्रंथियों को प्रभावित करता है क्या यहाँ पे? हाँ ठीक है, लसिका ग्रंथियों को, जो लिम्फ ग्लैंड है ना उनको प्रभावित करने का काम करता है। और लास्ट बच गया, ये किसको प्रभावित करता है? मस्तिष्क को, ठीक है, एनसीफलाइटिस, ठीक है। एनसीफेलोन किसे बोलते हैं यहाँ पर? एनसीफेलोन, एनसीफेलोन, एनसीफेलोन रासायनिक नाम है किसका? ब्रेन का, तो याद रखना। तो एनसीफलाइटिस किससे संबंधित हो गया? फिर मस्तिष्क से हो गया ना, मस्तिष्क से। यानी देखे आपने ECG सुना होगा, EEG सुना है क्या? ECG तो सुना है आपने, ECG, EEG सुना है ना आपने। EEG किससे संबंधित है? तो मस्तिष्क की जांच के लिए, यानी इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इंसोफेलानग्राम, इंसोफेलान किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। तो आप याद रखना, ये शब्द कहीं पे भी आए
तो ये किससे संबंधित होता है? मस्तिष्क से। तो आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गए, ठीक है। यानी ये तो लसिका ग्रंथियों को प्रभावित करेगा, अरे गलत लिख दिया, ये तो लसिका ग्रंथियों को प्रभावित करेगा, मलेरिया रक्त कोशिकाओं को, ठीक है, और इंसेफेलाइटिस मस्तिष्क को, और ल्यूकेमिया बोन मेरो को, ठीक है। तो लिख लेना। जोड़ों में सम्मिलित कीजिए, ये भी सम्मिलित करना है। देखो निमोनिया जो होता है ना, निमोनिया, ठीक है, फेफड़ों को प्रभावित, ठीक है। मोतियाबिंद गलत है, आँखों से है। पीलिया लीवर से संबंधित है। मधुमेह ब्लड में है या यकृत से संबंधित नहीं है, ये पैंक्रियास से संबंधित भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये गलत है, ये भी गलत है, ये गलत है। निमोनिया फेफड़ों से संबंधित, ये सही है, ठीक है ना। किससे संबंधित है? फेफड़ों से। मोतियाबिंद जो होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट, ये आँखों से संबंधित होता है, ठीक है ना। थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं होता, यानी मोतियाबिंद आँखों से होता है, ठीक है। पीलिया यकृत से होता है, ठीक है। तो क्लियर हुई बात क्या? जीरोप्थेल्मिया एवं रतौंधी दो रोग हैं, किस विटामिन की कमी होते हैं? पीछे क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से होते हैं, ठीक है ना। रतौंधी रात की अंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस। और जीरोप्थेल्मिया किससे होता है? तो विटामिन ए की। विटामिन ए से टोकोफेरल नाम होता है, इससे बांझपन की हो जाता है, यानी जनन क्षमता में कमी आ जाती है। विटामिन डी से रिकेटस हो जाता है, और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। शुष्क बर्फ किसे बोला जाता है? ठीक है, तो आप कहोगे जी कार्बन डाइऑक्साइड को बोला जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। कोबाल्ट 60 क्या करता है? जीन थेरेपी क्या है? ठीक है ना। जीन थेरेपी रक्त रोगों के उपचार के लिए होती है। और कोबाल्ट 60 क्या होता है? तो कैंसर के उपचार के लिए। और कार्योनिक्स क्या होते हैं? पुनर्जीवित करने हेतु जीवित पिंडों का जमन, ठीक है, कार्योनिक्स। तो लिख लेना कोबाल्ट 60 हमेशा याद रखना, ये कैंसर के उपचार में। शुष्क बर्फ ठोस, ठीक है, और कार्योनिक्स पुनर्जीवित करने हेतु जीवित पिंडों का जन्म हो गया। बहुचर्चित बबल बेबी रोग ऐसा है इसलिए, बबल का मतलब बुलबुले, ठीक है, और बेबी मतलब छोटा बच्चा, रोग बेबी बबल रोग। ये किससे संबंधित होता है? तो आपका आंसर देना है, ठीक है, यानी बबल बेबी डिजीज, यानी जो शिशु होता है ना, छोटा बच्चा होता है, उसकी लार के अंदर ना बुलबुले से उठने शुरू हो जाते हैं, उसे बोलते हैं बबल बेबी रोग, ठीक है। तो किससे संबंधित है? रोगग्रस्त शिशु के लार में बुलबुले बनना, ठीक है। उपचार जर्म सहित प्लास्टिक बुलबुले गलत है। रोग पानी में बुलबुले के कारण। यार तुक्की नहीं बनता, बी ऑप्शन अपने आप सही हो जाता, आपका पढ़ा हुआ नहीं होता तो भी। निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित में क्या है भाई? ठीक है, आप सुनते रहिए, बस मज़ा लीजिए। विटामिन B12 के अंदर क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, पित्तल कहाँ पाया जाता है? तो पित्तल तो भाई पिस्टल में पाया जाता है, ठीक है। तो B12 जो होता है ना, उसके अंदर कोबाल्ट धातु होती है, सबको पता है, ठीक है। ये बात अखबार में आ चुकी है, अब नहीं पता चलेगा ना तो फिर फ़ायदा ही नहीं है पढ़ने का, ठीक है। और क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम होता है, सबको पता चल चुकी है ये बात जिसने लेक्चर देखे हैं, ठीक है, ये बात बहुत बार बता चुका हूँ मैं। मैग्नीशियम होता है जो प्रकाश के अवशोषण में सहायता करता है। क्लोरोफिल जो होता है वो क्या है? क्लोरोफिल पत्तों में पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस होती है, जिसके अंदर भोजन बनाता है पादप के लिए वो, ठीक है ना। बहुत अच्छी सी बात तो ये थी। तो क्लोरोफिल रसोई घर कहा जाता है किसका? पादप का, यानी इसके अंदर भोजन बनता है। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाई जाती है, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाई जाती है, हीमोग्लोबिन में आपको पता ही है आयरन पाया जाता है, और पित्तल किसमें? पीतल, ठीक है ना। पित्तल किसका मिश्रित रूप है? तो आप बताओगे जी पित्तल है तांबा और जिंक का। पिताजी से याद कर लो, पिताजी, पीतल, तांबा, जिंक, पिताजी, ठीक है ना, तांबा और जिंक, ठीक है ना, जिंक, पिताजी। तो पता चल गया क्या? क्योंकि पित्तल मिश्रित धातु है ना, किसकी? तांबा और जिंक की। और हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस किससे संबंधित है? ऑस्टियोपोरोसिस हो जाए भाई
किसमें हो जाता है? ऑस्टियोपोरोसिस रोग किससे संबंधित है? दांतों और हड्डियों से संबंधित है। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है, ठीक, ये शब्द है। ऑस्टियोमलेशिया, ये शब्द सारे के सारे, ऑस्टियो शब्द ही किससे संबंधित है? ऑस्टियो शब्द हड्डियों से है, ठीक है ना। ओसीन प्रोटीन पाया जाता है हड्डियों में। ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट क्या पाए जाते हैं? कोशिकाएं पाई जाती है। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन होता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस रोग किससे संबंधित है? ऑस्टियोपोरोसिस रोग संबंधित होता है हड्डियों और दांतों से। इसके अंदर कैल्शियम की अधिकता हो जाती है पैराथार्मोन की अधिकता से, यानी पैराथायराइड ग्रंथि के डिसऑर्डर होने से ये रोग होता है पोरोसिस। पोर का मतलब होता है छिद्र, यानी कैल्शियम होने पर हड्डियों के अंदर छिद्र होने शुरू हो जाते हैं और हड्डियाँ कम विकसित होती है, ठीक है ना। हड्डियाँ क्या होती है? कम विकसित होती है। तो कैल्शियम दांत में भी होता है, अस्थियाँ, ठीक है, और मस्तिष्क को भी ये प्रभावित करता है। तो याद रखना बी, ठीक है ना। कैल्शियम के मस्तिष्क भी कैल्शियम की ज़रूरत होती है मस्तिष्क को सही से काम करने के लिए, ठीक है। जिस दिन नर्वस सिस्टम पढ़ाया होगा उसमें जाके पढ़ लेना किस प्रकार से काम करता है। तो दांत किससे बने होते हैं? कैल्शियम फास्फेट से। अस्थियाँ भी किससे बनी होती है? कैल्शियम फास्फेट से, ठीक है। जीव अंतक्षेपक, ठीक है, इसका मतलब देखो, अंतक्षेपक का मतलब मैं बताता हूँ क्या होता है। इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इंजेक्शन होता है। तो जीव यानी ऑर्गेनिज्म जो इंजेक्शन है, ठीक है ना, वो क्या है? HIV प्रतिरक्षण सीरीज, जैव प्लास्टिक अंतक्षेपक, वेदना रहित सुई अंतक्षेपक है, वेदना रहित सुई, ठीक है ना, यानी आपको बिना पेनलेस कह सकते हो, आपको दर्द नहीं होगा, वो सुई अंतक्षेपक। यानी ये क्या है? देखो, निडल लेस होता है, ठीक है, यानी इसके अंदर सुई नहीं होती। ये काम क्या करता है? देखो, काम ये करता है, ऑर्गेजम सुना होगा आपने शब्द, ठीक है ना, या क्लाइमैक्स सुना होगा। ये क्या करता है? हार्मोन ज़्यादा स्त्रावित करवाता है। ये इंजेक्शन क्या करवाता है? हार्मोन को स्त्रावित करवाता है। महिलाओं में एस्ट्रोजन को बढ़ाता है, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है, ठीक है। और ये सेक्सुअल डिज़ायर जगाता है। ये इंजेक्शन क्या करता है? सेक्सुअल डिज़ायर जो होती है, यानी सेक्सुअल यानी इंटरकोर्स करने की इच्छा पैदा करने वाला इंजेक्शन है, जिसे ऑर्गेजम बोलते हैं आप, ठीक है ना, ऑर्गेजम। तो ऑर्गेनिज्म इंजेक्शन क्या है? क्लियर हुई बात क्या? तो याद कर लेना। कौन सा क्वेश्चन है ये? 77, ठीक है। या इसे मतलब ओसोट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओसोट। सोट अलग अलग प्रकार के होते हैं, अचसोट हो गया, ओसोट हो गया। ये स्पेशल मतलब जिसके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर की इच्छा मर चुकी है ना, उसको इंजेक्शन दिया जाता है। बाकी आप डॉक्टरी की सलाह ले लेना, यहाँ पे इतना मैं डॉक्टर नहीं हूँ भाई, ठीक है। कहीं भी आप सोचो सर ने बताया इंजेक्शन ले लें। एनसीफेलाइटी के संबंध में सही विकल्प चयन, ये वही है, दिमाग से रिलेटेड ही होगा। रोग कौन से रिलेटेड है? दिमाग से। इस रोग में विषाणु संक्रमण के कारण मस्तिष्क में सूजन आ सकती है। इस रोग के विषाणु संक्रमण में मस्तिष्क में ऊपर झिल्लियों में सूजन आ जाती है। इस रोग में व्यक्ति चेतना शून्य कर देता है, ठीक है। और इस रोग के अंदर व्यक्ति उद्दीपन की प्रतिक्रिया, देखो कुछ भी सही नहीं है इससे। एक पहला देखो, इस रोग से विषाणु, ये मतलब एक वायरल डिजीज़ है जिसके अंदर वायरस के कारण इन्फेक्शन हो जाता है, और इन्फेक्शन के कारण मस्तिष्क में क्या आ जाती है? इन्फ्लामेशन हो जाती है, यानी स्वेलिंग बोल सकते हो आप, ठीक है, सूजन आ जाती है। तो वो ब्रेन जो हमारा थोड़ा सूज जाता है, जिससे हमारी मतलब चेतना शक्ति भी दुख हो जाती है, सोचने की क्षमता वगैरह, चक्कर आना, ऐसे मिर्गी वगैरह ऐसे आना शुरू हो जाता है। तो उसे क्या बोलते हैं? इन्फ्लाइटिस बोलते हैं, ठीक है, मस्तिष्क से रिलेटेड। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी, ठीक है, बेरी। रिकेटिस किसकी कमी से होता है? विटामिन डी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। और पेलाग्रा किसकी कमी से होता है? ठीक है ना, पेलाग्रा होता है B6 की कमी से, B6 की कमी से होता है क्या, ठीक है।
एक मिनट, दिमाग से निकल गया यार। पेलाग्रा होता है हाँ, B5 के कारण होता है भाई, ठीक है ना। B5 की कमी के कारण क्या होता है, पेलाग्रा रोग हो जाता है। समझ में आई बात। तो पेलाग्रा किससे कमी से होता है, B5 की कमी से। B1 की बेरी बेरी, बी ठीक है, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, और डी की कमी से, तो डी से रिकेटस होता है। टिक्का लगवाने के बाद शरीर में निर्माण होता है एंटीबॉडी का, ठीक है ना। क्योंकि एंटीजन तो क्या होते हैं हमारे शरीर में पहले से होते हैं, हमारी हर कोशिका पूरे पर एंटीजन पाए जाते हैं। और एंटीबॉडी क्या होती है, हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है, दूसरे रोगों से लड़ती है। जो एंटीजन फॉरेन एंटीजन है, यानी हमारे शरीर के अलावा जो हमारे शरीर के एंटीजन है उन्हें तो पहचान लिया है एंटीबॉडी ने, ठीक है। उसके अलावा कोई और चीज़ आप डालने की कोशिश करोगे, दूसरा एंटीजन डालने की, क्योंकि कोई भी पैथोजन आएगा ना तो वो क्या होगा, अपने साथ अपनी पहचान लेके आएगा। पहचान उसकी क्या, एंटीजन होती है, ठीक है ना। जैसे ही वो शरीर के अंदर घुसेगा तो वो हमारी एंटीबॉडी चेक करती है कि हमारे शरीर से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर शरीर की कोशिकाओं से मैच नहीं कर रहा तो उसको क्या पकड़ के नष्ट करने का काम करती है एंटीबॉडी। तो इंजेक्शन क्या दिए जाते हैं, इंजेक्शन बाहर से दिए जाते हैं, जिससे क्या होगा, किसी भी रोग के स्पेसिफिक जो डिजीज़ होती है उसके लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी का निर्माण करती है वो, ठीक है। तो इंजेक्शन हमारे शरीर में क्या करते हैं, एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। क्लियर हुई। जानू फलक का दूसरा नाम है, जानू फलक को कहा जाता है पटेला को, पटेला, ठीक है ना, जानविका, ठीक है। पटेला कहाँ की हड्डी है तो आपको पता होना चाहिए, आप जिसे ढकनी बोलते हो, ठीक है ना, आपके घुटने के ऊपर पाई जाती है ढकनी। और इसका एक क्वेश्चन आता है, जॉइंटलेस यानी बिना संधि की कौन सी हड्डी है, तो ये किसी के साथ नहीं जुड़ी हुई, दूसरी हड्डी के साथ, तो इसका नाम क्या है, पटेला। मूवेबल बोन भी है, यानी ये चल हड्डी भी है, चलती रहती है चारों तरफ, तो ये पटेला है, ठीक है ना, पटेला, ढकनी बोलते हैं आप जिसे। मानव शरीर में सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ी मेसोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, तो अग्नाशय पैंक्रियाज है, सबको पता है। सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो यकृत है, ठीक है ना। स्प्लीन भी एक ग्रंथि है, थाइमस भी एक ग्रंथि है, ठीक है ना। थाइमस ये क्या होती है, बचपन में होती है लेकिन धीरे धीरे ये उम्र के साथ खत्म हो जाती है। थाइमस को क्या बोला जाता है, लिम्फोसाइट का ट्रेनिंग सेंटर बोला जाता है, जहाँ पर टी लिम्फोसाइट तैयार होती है भाई थाइमस के अंदर। और यकृत क्या है, ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी ये बहिस्त्रावी ग्रंथि है, वैसे तो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। यहाँ पे मिश्रित ग्रंथि पूछा है तो अग्नाशय। मोटर कार के धुएं से शीशा लेड जो होता है उसके कारण क्या हो जाता है, धुएं में रोग हो जाता है, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस किसके कारण होता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है, ठीक है ना। किसके द्वारा होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस यानी टिब्बी, ठीक है, टिब्बी ट्यूबरकुलोसिस कह रहा है। टिब्बी को क्षय रोग भी बोलते हैं, तपेदिक भी बोलते हैं, ठीक है, कोच रोग भी बोलते हैं, ठीक है, और क्षय रोग भी बोलते हैं, ठीक है। यक्ष्मा भी बोलते हैं, क्षय रोग भी बोलते हैं, कोच रोग भी बोलते हैं, तपेदिक भी बोलते हैं, ठीक है ना, और टिब्बी और ट्यूबरकुलोसिस भी बोलते हैं, ठीक है। और ये ट्यूबरकुलोसिस जो है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है ना, ये ज़्यादातर पाया जाता है कच्चे दूध के अंदर, जो एनिमल होते हैं ना उनके कच्चे दूध के अंदर पाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया है, दूध के द्वारा कौन सा रोग फैलता है, तो यक्ष्मा बोल देते हैं। तो यक्ष्मा क्या है, ट्यूबरकुलोसिस भी है, ठीक है। और टिब्बी अलग अलग प्रकार की होती है, ये नहीं है अभी टिब्बी का मतलब फेफड़ों से ही होता है, ठीक है। टिब्बी किसी भी प्रकार की हो सकती है, ब्लड के अंदर टिब्बी हो सकती है, उसके बाद इंटेस्टिनल टिब्बी हो सकती है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है, ठीक है। टिब्बी अलग अलग प्रकार की होती है, फैलने वाली टिब्बी भी होती है जो ना भी फैले, और ये खतरनाक रोग है। इसके लिए बहुत 6 महीने तक आपको रेगुलर दवाई खानी पड़ती है, तो बच के रहो, ठीक है। डॉट्स किससे संबंधित है, टिब्बी से है, ठीक है। डायरेक्ट ऑर्बिजिवस अरे स्पीड के अंदर क्या हो गया, डॉट्स की फुल फॉर्म कमेंट में लिख देना भाई, ठीक है। वायरल संक्रमण से होने वाला रोग है, यानी वायरस से कौन सा होता है, विषाणु से होने वाला रोग कौन सा है, जुकाम, ठीक है। मलेरिया, विष चुके पता नहीं क्या होता है, मलेरिया
प्रोटोजोआ से होता है। टाइफाइड किससे होता है? जीवाणु से होता है। टाइफी, सोलेमेना टाइफी नामक जीवाणु से होता है। ठीक है, तो ये जीवाणु से होता है, ये प्रोटोजोआ से होता है, ये पता नहीं है क्या। और जुकाम कॉमन कोल्ड जो होता है वो वायरस के कारण होता है। हमारे मस्तिष्क, हमारे शरीर में किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्जीवी क्षमता होती है? यानी ये कह रहा है रीजनरेशन पावर जो होती है, रीजनरेशन यानी दोबारा जनरेट होने की पावर, यानी दोबारा निर्माण करने की पावर है जो वो किस कोशिकाओं में कम होती है। ठीक है ना, तो आप क्या कहोगे? मस्तिष्क कोशिकाओं में सबसे कम होती है। सबसे कम किस में होती है? मस्तिष्क कोशिकाओं में। ये तो कम की बात कर रही है इसने भाई। यहाँ पर अगर ये कहते ज़्यादा होती है तो यहाँ क्वेश्चन का आंसर बदल जाता। यकृत कोशिकाओं में। किसमें होती है? यकृत। ज़्यादा यकृत कोशिका, यकृत का बोलते हैं भी 90-95% भाग दान कर दिया जाए तो भी यकृत नया बन सकता है। ठीक है, ये बोला जाता है। तो यानी यकृत के अंदर रीजनरेशन की पावर, पुनर्नियोजन की क्षमता सबसे ज़्यादा यकृत में होती है और सबसे कम मस्तिष्क में। अगर मस्तिष्क का 1% भी भाग खराब हो जाता है तो डॉक्टर कहता है भाई मैं गारंटी नहीं लेता। उसका कारण क्या है? क्योंकि इसके अंदर क्या है? रीजनरेशन की पावर कम होती है। एक बार पागल होने पर सही ठीक होने की संभावना बहुत ही कम होती है। कोमा में चला जाए तो डॉक्टर ये कहता है भाई राम भरोसे ही। मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? ठीक है, मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? तो मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं भाई। मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4। 2 एट्रियम, 2 वेंट्रिकल, यानी 2 आलिंद होते हैं ऊपर वाले और 2 नीचे वाले नीले होते हैं। 2 आलिंद 2 नीले, टोटल कितने चैम्बर हो गए? 4 चैम्बर। ठीक है, आपसे पूछ ले 2 चैम्बर किस में होते हैं? उभयचर जो होते हैं ना, उभय से 3 याद करो। उभयचर उभयचर में कितने होते हैं? 3 होते हैं। और मछलियों में 2 चैम्बर होते हैं। ठीक है ना, यानी जितने भी प्रिमिटिव टाइप के जानवर है ना, यानी जो कम विकसित है उसके हिसाब से। ठीक है, मछलियों में 2 थे। जैसे ही धरती पे आए वो उभयचर धरती और पानी में दोनों जगह रह सकते हैं, 3 हो गए। और जैसे धरती वाले स्तनधारी हैं उनके अंदर कितने हो गए? 4 हो गए, जो एडवांस किस्म के जीव हैं। तो मानव में या स्तनधारियों में 4 होते हैं। ठीक है, उभयचर में, रेप्टाइल में 3 होते हैं। ठीक है, सरीसृप और जो एम्फीबियन उनमें 3 होते हैं। फिशीज मतलब पक्षियों में भी 4 होते हैं। ठीक है, लिख लेना। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है। डायस्टेज एंजाइम जो होता है वो किस में पाया जाता है? लार में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? लार। टाइलिन, लाइसोजाइम, डायस्टेज तीनों लार में पाए जाते हैं। और ये करता क्या है? स्टार्च को तोड़ने का काम करता है ये ग्लूकोज में। ठीक है, तो डायस्टेज एंजाइम लार ग्रंथि से संबंधित है। माइकोप्लाज्मा किस रोग के संबंध में है? जो अवयवों को प्रभावित करता है। माइकोप्लाज्मा जिस रोग से संबंध है वह निम्नलिखित में से किस अवयवों को प्रभावित करता है? तो माइकोप्लाज्मा किसको प्रभावित करता है भाई? माइकोप्लाज्मा से फैलता है निमोनिया। ठीक है, याद करो निमोनिया। और निमोनिया किसको प्रभावित करेगा? श्वास संबंधित, यानी जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, यानी रेस्पिरेशन जो रिलेटेड है अंग, उनको प्रभावित करेगा निमोनिया। ठीक है ना, क्लियर हुई बात? निम्नलिखित में से आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो इनमें से कब्रिस्तान बताऊं किसको कहा जाता है? देखो बात चलती है यहाँ से। जब हो जाती है आरबीसी 120 दिन की, 120 दिन से पहले बुढ़ी हो जाती है, उनमें काम करने की क्षमता नहीं रहती, तो प्लिया क्या करता है? जिस प्लिया से होकर आरबीसी गुजरती है तो प्लिया के अंदर छोटी छोटी कैपिलरीज पाई जाती है, बहुत ही छोटी। ठीक है, तो वो स्प्लीन जो है ना, वो आरबीसी की ऊपर वाली परत मेम्ब्रेन है ना, उसको छील देता है और हीमोग्लोबिन को अलग कर देता है। और उसके अंदर जो बाकी का जो सब्सटेंस है, पदार्थ है उसके अंदर, उसको अलग कर देता है। ठीक है ना, उसके बाद वो हीमोग्लोबिन को भी तोड़ने का काम करता है। हीमोग्लोबिन को हिम और ग्लोबिन में अलग अलग तोड़ देगा। हिम को लीवर में भेज देगा, ग्लोबिन को दोबारा मतलब शरीर दोबारा तरीके से डील करके अब्जॉर्व कर लेगा, अलग अलग चीज़ें बना देगा। ठीक है ना, तो हिम कहाँ चला जाता है? लीवर में। तो प्लीहा क्या करता है? आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो
प्लिया को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आके आरबीसी डेड हो जाती है। आरबीसी मरती कहाँ पे है? प्लिया में, और ख़त्म कहाँ पे होती है? लीवर में। तो स्प्लीन को कब्रिस्तान, और ये प्लिया ना आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स को कुछ संख्या में रख भी लेता है अपने पास, इसलिए इसे ब्लड बैंक भी कहा जाता है। ठीक है। तम्बाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, निकोटीन होती है, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, मेलाथिन होता है। देखो दोनों तरफ से नुकसानदायक है। निकोटीन होती है उसमें, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है हमारे शरीर, कैंसर का कारण भी बनती है। ठीक है ना, ओरल कैंसर जो होता है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है उसके अंदर। ठीक है। तो लेकिन निकोटीन यहाँ पे स्टिक आंसर है। साथ में बैठे को नुकसान ज़्यादा करती है, अगर पीने वाले से साथ में बैठता है उसको ज़्यादा नुकसान करती है सिगरेट, ये पता होगा आपको। तो वो किसके कारण? कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रेट दूषित भोजन तथा जल के उपभोग द्वारा होता है, यानी नाइट्रेट के कारण होता है? कौन सा रोग होता है? मिनीमाता। ठीक है ना, मिनीमाता। भोजन के अंदर नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है तो मिनीमाता रोग हो जाए। किस पेशी में संकुचित प्रोटीन होता है? किस पेशी में संकुचित प्रोटीन होता है? देखो पेशियों में कौन सा संकुचित प्रोटीन होता है, ये क्वेश्चन है। एक्टिन और मायोसिन। ठीक है ना, ये क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है मांसपेशियों को। ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की पावर देता है। एक्टिन और मायोसिन किस में पाए जाते हैं? पेशियों में, यानी मसल्स के अंदर पाए जाते हैं, जो संकुचन करने में काम आते हैं। तो यहाँ पे क्या आंसर लिखना है आपको? पेशियों में कौन से संकुचनशील प्रोटीन होते हैं? लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 100 से 120 दिन। रक्त स्कंदन यानी ब्लड क्लोटिंग यानी रक्त का थक्का हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन के। निम्नलिखित में कौन विटामिन ए का अच्छा स्रोत है? विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, बताइए एक बार। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? पीला योक जो होता है ना, अंडे के अंदर पीला भाग होता है, वो फैट का अच्छा स्रोत होता है। मांस के अंदर लगभग सभी पाए जाते हैं विटामिन सी को छोड़ के। ठीक है। घी क्या हो गया? घी तो फैट का अच्छा स्रोत है ना। ताज़ी सब्जियां होगा इसका, फ्रेश वेजिटेबल है जो हमारी, वो विटामिन ए का अच्छा स्रोत होते हैं। ठीक है। इस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं होता। अरे अभी तो बताया था, विटामिन सी किसी भी मांसाहारी में नहीं होता, क्योंकि सी क्या होता है? खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। अगर वो सी पाया जाता है तो मांस क्या हो जाएगा? जल्दी बदबू मारने लगेगा, सड़ने लगेगा। ठीक है ना। दूध में विटामिन सी नहीं होता, दूध में विटामिन सी नहीं होता, और मांस में भी नहीं होता, और अंडे में विटामिन सी नहीं होता। ठीक है ना, इसीलिए इसे संतुलित भोजन नहीं कहा जाता दूध को आजकल। तो मांस में कौन सा नहीं होता? विटामिन सी। रेडियोस्क्रिया स्ट्रासियम 90 के कारण कौन सा कैंसर हो जाता है? आप बता दो भाई, इसका क्वेश्चन का आंसर दो। रेडियोस्क्रिय तत्व होता है ना, ठीक है, रेडियो एक्टिव। ठीक है, रेडियो एक्टिव स्ट्रासियम 90, इसके कारण ठीक है कौन से टाइप का कैंसर हो जाता है? तो ये कैंसर होता है आपका स्किन कैंसर, याद रखना, क्योंकि इससे निकलने वाली अल्फा गामा रेज है वो क्या करेगी? आपकी स्किन को प्रभावित करेगी, और स्किन के अंदर जो सेल है उनको स्टिमुलेट करेगी, और वो क्या हो जाएंगे? डिवीज़न करना स्टार्ट कर देंगे, यानी रुकेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा डिवीज़न करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? स्किन में कैंसर हो जाएगा। पीलिया से कौन सा प्रभावित होता है? पीलिया से यकृत प्रभावित होता है जनाब, थोड़ी देर पहले बता चुके हैं। जॉन्डिस को पीलिया बोलते हैं। जॉन्डिस का मतलब जिगर। बिलिरुबिन की अधिकता से पीलिया हो जाता है। रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने से क्या हो जाता है? पीलिया। यकृत को भी प्रभावित करता है और आरबीसी को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? ये दे रखा है। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? देखो इसके अंदर क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? हृदय नहीं है, फेफड़े नहीं है, लीवर
इनमें से कोई, यानी यहाँ पर अगर त्वचा होता ना, स्किन, तो आपका सबसे बड़ा अंग त्वचा है, ठीक है ना। त्वचा ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ पर किस में होगा, दूसरा बड़ा अंग है हमारा यकृत, ठीक है। दूसरा बड़ा अंग यकृत, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, सबसे बड़ी बहिस्त्रावी ग्रंथि यकृत। दूसरा व्यस्त ऑर्गन यानी सबसे बिजी ऑर्गन है ना, व्यस्त अंग यकृत है, ठीक है ना। तो यकृत। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, वो क्या होगा, ठीक है। अगर आपने अभी तक मतलब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ तक आप पहुँच गए तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है ना। स्पीड से चल रहे हैं, क्वेश्चन जल्दी जल्दी करेंगे, टाइम लगेगा लेकिन क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, दिमाग में घूं घूं करेगा दिमाग, है ना, वाइब्रेट होना शुरू हो गया होगा अभी तक तो। लेकिन जो मेरे स्टूडेंट है ना, जिन्होंने वीडियो पूरी देखी है मेरी, वो स्टूडेंट आप इतने खुश होंगे आज, इतने खुश होंगे, इतने खुश होंगे, हद है, ठीक है ना। वो सोचेंगे क्या बात है, रियल में कुछ करवाया है, ठीक है। और सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको पता भी है, नीचे सबके अंदर दिया हुआ है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसके अंदर नहीं दिया, देखो, ठीक है। डेट साल भी दिया हुआ है, जाके चेक भी कर सकते हो भी, कहीं बनाने के लिए झूठ बोलता हो मास्टर, देखो, ठीक है ना। और इसकी पीडीएफ में डाल दूंगा, टेंशन मत लेना आप, ठीक है। चलते रहेंगे, अभी तक थके नहीं हैं हम, लंबी चलेगी क्लास है, स्पीड, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है